प्यारे मित्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग रीतिकाल हिंदी में रीतिकाल से देखा जाए कि रीतिकाल आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आपके मॉडल पेपर 1 को भेजा गया था और आपने उसके लिए अत्यंत सराहा भी और आपने खूब प्यार और दुलार भी उस वीडियो को दिया। मित्रों को शेयर भी आपने किया। आइए उसके पश्चात अब हम लोग पद्य में यदि देखा जाए और पद्य में आपके लिए इम्पॉर्टेंट कहा जाए मित्रों तो रीतिकाल और आधुनिक काल से आपके सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं मित्रों। आइए पहला प्रश्न देखा जाए। हिंदी साहित्य में वैसे मित्रों आपसे कहा गया था कि आपके 35 प्रश्नों की एक श्रृंखला रहेगी और 35 प्रश्न ही आपके इस प्रश्न के लिए भी रखे गए हैं और 35 प्रश्न के बाद आपकी श्रृंखला में आपको यदि बढ़ाए भी जाते हैं मित्रों तो ज़्यादा आपके बढ़ाए नहीं जाएंगे और आपके प्रश्नों की श्रृंखला को मित्रों ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं लिए जाएंगे ताकि आप अपने प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें और अपने प्रश्नों को विस्तार रूप में अध्ययन कर सकें। आइए शुरुआत किया जाए मित्रों। हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन किसने किया? यानी हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन किसने किया? तो वो मित्रों किसने किया था? आचार्य केशव ने। आचार्य केशव के द्वारा इस रीति परंपरा का प्रमुख माना जाता है उन्हें। दूसरा मित्रों, रीति के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो रीत काल के प्रतिनिधि कवियों में यदि कहा जाए मित्रों तो आपके प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं। वैसे मित्रों यदि कहा जाए तो रीतिकाल को 3 खंडों में विभाजित भी किया गया है। आइए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं कि रीतिकाल को वैसे मित्रों कहा जाए तो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में ही आपकी बांटा गया है। आइए आपके दिखाते हैं कि तीसरा भाग आपका कौन सा है। तो मित्रों इसे रीतिकाल को हम किस और भी नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को मित्रों इसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी इसे जाना जाता है मित्रों। रीतिकाल के 3 खंड कौन से थे? आइए पहले 2 खंड जान लिया जाए मित्रों, फिर तीसरा खंड आपको दिखाते हैं कि तीसरा खंड आपका कहाँ से था। मित्रों ये रीतिबद्ध है और दूसरा खंड यदि कहा जाए मित्रों तो रीत मुक्त, रीतबद्ध और रीत मुक्त। जी मित्रों, रीतिबद्ध और रीत मुक्त मित्रों। दूसरा यदि कहा जाए मित्रों तो इसी रीतबद्ध में ही इसके 2 भाग हो जाते हैं मित्रों। तो एक हो जाता है मित्रों रीतबद्ध है, एक हो जाता है मित्रों रीतबद्ध का, दूसरा हो जाता है मित्रों रीत सिद्ध का हो जाता है मित्रों रीत सिद्ध का। यदि कहा जाए मित्रों तो रीत मुक्त में वो कवि होते थे जो रीति परंपरा का निर्वहन नहीं करते थे। रीतिबद्ध में मित्रों वो कवि हो जाते थे जो उस परंपरा का निर्वहन करते थे और रीति सिद्ध में मित्रों वो होते थे जो इस परंपरा को जानते तो थे लेकिन उसमें बंधे नहीं थे, कभी कर लेते थे और कभी नहीं करते थे। तो यदि मित्रों कहा जाए आपके रीति मुक्त में तो आपके रीत मुक्त में कवि जो थे वो बोधा, आलम और कौन थे? ठाकुर मित्रों। और रीत सिद्ध में यदि कहा जाए मित्रों तो बिहारी थे, बिहारी दास जी थे। अन्य जितने कवि भी हैं आपके, अन्य कवि जितने भी हैं वो रीतबद्ध में आते थे और रीतबद्ध में यदि मित्रों कहा जाए तो नख सिख वर्णन होता था। यानी नख माने नाखून से लेकर के सिखा माने मित्रों सिर तक, नाखून से लेकर के सिर तक का वर्णन होता था। आइए मित्रों तीसरे प्रश्न पे चला जाए अपनी किताब पे। तो
तो तीसरा प्रश्न है मित्रों, रीतकालीन कवियों ने राधा और कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया है? यानी रीतकालीन जितने भी कवि थे उन्होंने राधा और कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? तो मित्रों उन्होंने नायक और नायिका यानी श्रृंगारिक नायक और नायिका के रूप में उनका वर्णन किया है। आइए मित्रों चौथे प्रश्न की ओर। मित्रों चौथा प्रश्न है आपके लिए कि रीतिकाल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। तो मित्रों रीतिकाल के दो प्रमुख कवि बिहारी और केशवदास जी हैं। बिहारी और केशवदास जी हैं। बिहारी की रचना मित्रों सतसई है। बिहारी ने एक ही रचना लिखी है। सतसई का मतलब है मित्रों 700 से अधिक। यदि कहा जाए मित्रों तो इसमें 713 पद अंकित किए गए हैं। और दूसरा मित्रों है आपके केशवदास जी की, जिसमें कवि प्रिया का वर्णन किया गया है, यानी राम के विषय में वर्णन किया गया है। रीतकालीन प्रवृत्तियों में से किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी विशेषताएं पूछी जा रही हैं मित्रों कि रीतकाल की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रीतकाल की दो विशेषता यदि कही जाए मित्रों तो लौकिक श्रृंगार की व्यंजना की गई है और प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित किया गया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित किया गया है। रीतकाल की श्रृंगार परक रचनाओं के अतिरिक्त अन्य किस कवि ने रचना की है? अन्य किस रस में किस कवि ने रचना की है? तो श्रृंगार परक रचनाओं के साथ ही रीतिकाल के कवि भूषण ने वीर रसात्मक और बिहारी ने कुछ भक्त विषयक दोहों का वर्णन किया है। जी मित्रों आइए अगला प्रश्न देखा जाए। तो रीतिबद्ध और रीत मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतबद्ध यदि कहा जाए मित्रों तो बिहारी को रीतबद्ध भी कह दिया जाता है। और रीतिबद्ध का जब अब विभाजित किया जाता है मित्रों तो इन्हें रीत सिद्ध कवि में अंकित कर लिया जाता है। और जब कभी मित्रों इसके दो ही भाग किए जाते हैं तो रीतिबद्ध और रीत मुक्त कह लिया जाता है। तो केशव और बिहारी रीतबद्ध कवि हैं, जबकि घानानंद और वृंद मुक्त काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। मित्रों रीतकालीन कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो रीतकालीन कवियों का मुख्य लक्ष्य यदि मित्रों कहा जाए तो पांडित्य प्रदर्शन तथा चमत्कार पूर्ण रचना लिखकर आचार्यत्व प्रदान करना आचार्यत्व प्राप्त करना तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। जी मित्रों आश्रयदाता मित्रों कौन होते थे? जिनके आश्रय में रह करके काव्य रचना की जाती थी। जी मित्रों वैसे यदि मित्रों कहा जाए कि आचार्य बिहारी या आचार्य केशव किसके यानी किसके आश्रय में थे? तो बिहारी जी किसके आश्रय में थे मित्रों? तो जयसिंह के थे। और वो जयसिंह के विषय में यदि कहा जाए मित्रों तो वो अपनी नौढ़ा पत्नी के प्रेम में अपने राजकाज को छोड़ दिए थे। अपनी रानी के साथ रनिवास में रहा करते थे और बिहारी के एक दोहे ने ही उन्हें बाहर पुनः राजकाज के लिए फिर से अपने राजकाज को देखने लगे। यदि कहा जाए मित्रों तो दोहा कौन सा है मित्रों? तो दोहा आप सुने होंगे कि अली कली से ही विध्यो आगे कवन हवाल। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखा जाए 10वां प्रश्न आपका। तो रीतिकाल में दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? यानी रीतिकाल के जो दरबारी कवि थे उनका मुख्य लक्ष्य आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार को प्राप्त करना, जागीरें प्राप्त करना उनका मुख्य लक्ष्य होता था। रीतिकाल में किस प्रकार की भाषा ने साहित्यिक रूप लिया? तो रीतिकाल में ब्रज भाषा ने साहित्यिक भाषा का रूप धारण किया था। मित्रों अलंकार के बहुल्य से रीतिकालीन कविता पर क्या प्रभाव पड़ा मित्रों? तो अलंकार की बहुलता और जबरन प्रयोग से रीतकालीन कवियों में कहीं कहीं अस्वाभाविकता प्रदर्शित हो गई है। मित्रों रीतिकाल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के कवियों में आप पढ़ चुके हैं मित्रों कि रीतिकालीन कवियों में यदि कहा जाए तो बिहारी, पद्माकर,
ना, या अन्य में कहा जाए मित्रों तो बोधा, आलम, ठाकुर, ना, दुजदेव आदि अनेक कवि ऐसे विद्यमान हैं। फिर है मित्रों कि रीतिकाल की प्रमुख कृति और उनकी रचनाकारों के नाम लिखिए। तो मित्रों रीतिकाल के प्रमुख रचनाकारों में यदि कहा जाए तो बिहारी सतसई बिहारी जी की है, रामचंद्रिका केशवदास जी की है, और शिवराज भूषण तो ये मित्रों भूषण जी की रचना है। रसराज कही जाए मित्रों तो मतीराम की है, और गंगा लहरी मित्रों कहा जाए तो पद्माकर की रचना है। जी मित्रों बिहारी की बिहारी सतसई, केशवदास की रामचंद्रिका, भूषण की शिवराज भूषण और मतीराम की रसराज मित्रों, गंगा लहरी पद्माकर की। जी मित्रों यदि मित्रों कहा जाए कि रीतिकालीन ग्रंथों के दो रूप लिखिए ना, तो रीतिकालीन ग्रंथों के जो दो रूप मित्रों मिलते हैं वो मिलते हैं अलंकार के आधार पे और रस के आधार पे। अलंकार के आधार पे मित्रों और रस के आधार पे मित्रों ये पाए जाते हैं। फिर मित्रों है कि रीतिकाल में नीति परक कविता करने वाले दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो गिरधारी दास और दीनदयाल थे मित्रों, गिरधारी दास और दीनदयाल थे। रीतिकाल के पश्चात मित्रों आधुनिक काल के कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। आइए आधुनिक काल के प्रश्नों को भी देख लिया जाए मित्रों कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ मित्रों यदि कहा जाए तो आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी से माना जाता है। मित्रों आपके कालखंड को एक साथ एक सारणी में प्रदर्शित किया गया है। वीडियो अब बीच में कट मत करिएगा, क्योंकि आप तथ्यों को जान नहीं पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे मित्रों तो आपके अंक कम हो जाएंगे मित्रों। आइए अंत में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप एक सारणी में ही सब कुछ जान लेंगे मित्रों। तो आधुनिक काल का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ मित्रों? तो ये प्रारंभ हुआ आपका 1843 ईस्वी से माना जाता है मित्रों। आधुनिक काल के अन्य पर्यायवाची नाम यदि कहा जाए मित्रों तो आधुनिक काल को कई नामों से मित्रों जाना जाता है। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को यदि मित्रों पुनर्जागरण नाम से कहा जाए तो किसने कहा था? आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा था मित्रों? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। जी मित्रों आइए आगे आधुनिक काल के अन्य नाम क्या है मित्रों? यदि कहा जाए तो गद्य काल, नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल। मित्रों फिर भारतेंदु युग आपका आधुनिक काल को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है मित्रों। यदि कहा जाए कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है तो 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है मित्रों। आइए पहला देखा जाए तो भारतेंदु युग के नाम से इसे जाना जाता है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या बताई गई है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा मित्रों 1843 से 1900 तक मानी गई है। 1843 से 1900 तक मानी गई है मित्रों। यदि कहा जाए कि भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पे पड़ा तो भारतेंदु युग का नाम मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा था। दूसरा प्रश्न है मित्रों कि द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी बताई गई है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा मित्रों यदि कहा जाए तो वह समय सीमा 1900 से 1922 तक बताई गई है। 1900 से 1922 तक बताई गई है मित्रों। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो ये मित्रों आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को यदि मित्रों कहा जाए तो ये वही हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया था मित्रों। आइए अगला प्रश्न मित्रों देखा जाए कि छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? तो छायावादी युग मित्रों माना जाता है आपका 1922 से 1938 ईस्वी तक। 1922 से 1938 ईस्वी तक मित्रों। यदि मित्रों प्रगतिवादी युग का कहा जाए कि प्रगतिवादी युग कब से कब तक माना जाता है तो प्रगतिवादी युग मित्रों 1838 से 1943 तक माना जाता है।
प्रयोगवादी अथवा नई कविता का युग मित्रों कब से कब तक माना जाता है? तो प्रयोगवादी अथवा नई कविता का युग 1943 से अब तक माना जाता है मित्रों। आधुनिक कविता की दो विशेषता, यानी मित्रों आधुनिक युग की यदि दो विशेषताओं के बारे में कहा जाए तो यथार्थ अभिव्यक्ति और समाज सुधार का स्वर था। आइए मित्रों आगे देखा जाए। यदि मित्रों हिंदी पद्य साहित्य के काल विभाजन की बात कही जाए, काल विभाजन की बात कही जाए मित्रों, तो इसे सबसे पहले इसे बांटा जा सकता है आदिकाल और आदिकाल को मित्रों यदि कहा जाए तो कहा जाता था वीर गाथा काल। यह मित्रों कब से कब तक है? तो यह मित्रों 743 से 1343 ईस्वी तक माना जाता है मित्रों। ये तो आपका मित्रों पहला है। यदि मित्रों दूसरा कहा जाए तो आपका कहा जाता है भक्ति काल। मित्रों भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है, यदि पहला कहा जाए मित्रों तो आपका पहला भाग काल जो पड़ता है वह है पूर्व। ये मित्रों सॉरी मित्रों एक मिनट, ये मित्रों आप भक्तिकाल यहाँ इरेज कर दीजिएगा। भक्तिकाल के स्थान पे आप लिखिएगा मित्रों इसे मध्यकाल। इस मध्यकाल को मित्रों दो भागों में बांटा गया है। एक को मित्रों कहा जाता है पूर्व मध्यकाल और दूसरे को कहा जाता है मित्रों उत्तर मध्यकाल। यदि कहा जाए मित्रों तो इसी पूर्व मध्यकाल को ही कहा जाता है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा यदि मित्रों कहा जाए तो 1343 से 1643 ईस्वी तक। 1343 से 1643 ईस्वी तक था मित्रों। और यदि मित्रों उत्तर मध्यकाल की बात कही जाए कि उत्तर मध्यकाल कब से कब तक था, तो उत्तर मध्यकाल को ही मित्रों कहा जाता है रीतिकाल। और रीतिकाल मित्रों 1643 से आपका 1843 ईस्वी तक माना जाता है। 1843 ईस्वी तक माना जाता है मित्रों। आइए आधुनिक काल आपको दिखा देते हैं। यहीं यदि मित्रों कहा जाए आपका आधुनिक काल, तो आधुनिक काल आइए दिखाते हैं आपको मित्रों। आधुनिक काल, यदि यहाँ आधुनिक काल लिखा जाए मित्रों कि आधुनिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो ये मित्रों बांटा गया है आपका कई खंडों में। पहले कहा जाता है मित्रों भारतेंदु युग, आपका भारतेंदु युग, जी मित्रों भारतेंदु युग। और फिर दूसरा यदि कहा जाए मित्रों तो आपका है द्विवेदी युग, आपका द्विवेदी युग। तीसरा कहा जाए मित्रों तो तीसरा आपका है छायावाद। यदि चौथा कहा जाए मित्रों तो आपका है प्रगतिवाद। यदि मित्रों पांचवा आपसे कहा जाए तो पांचवा आपका है प्रयोगवाद और नई कविता। यदि मित्रों इनकी समय सीमा की बात कही जाए तो इनकी समय सीमा जो है वो भारतेंदु युग की 1843 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है।
और द्विवेदी युग की कही जाए मित्रों तो 1900 से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। और वहीं छायावाद की यदि मित्रों कही जाए तो 1922 से 1928 तक मानी जाती है। सॉरी मित्रों, 1938 तक मानी जाती है। और वहीं प्रगतिवाद कही जाए मित्रों तो 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। और प्रयोगवाद यदि कहा जाए मित्रों तो 1943 से आज तक मानी जाती है। मित्रों यदि आगे भी यदि विभाजन किया जाए तो इस नई कविता में आपकी कविता भी आ जाती है। कविता भी आपकी आ जाती है। नई कविता के साथ साथ कविता को भी लिख लिया जाता है मित्रों। आइए आगे देखा जाए तो मित्रों आगे आइए, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम। अयोध्या सिंह हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। छायावाद काव्य की दो विशेषता बताइए। तो छायावाद काव्य की विशेषता यदि मित्रों कहा जाए तो प्रकृति का मानवीकरण और चिंतन की प्रधानता। यदि छायावाद में कहा जाए मित्रों कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से थे तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और भी कवि हैं मित्रों। आइए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं मित्रों। छायावाद यदि मित्रों छायावाद कहा जाए तो छायावाद आपका चतुर्थ स्तंभ यानी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे। स्तंभ थे। 4 प्रमुख स्तंभ कौन थे मित्रों तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, वर्मा। प्रसाद से मित्रों कहा जाए तो जयशंकर प्रसाद। पंत से कहा जाए मित्रों तो सुमित्रा नंदन पंत थे। निराला कहा जाए मित्रों तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। और महादेवी थी। यदि मित्रों कहा जाए तो प्रसाद, पंत और निराला को त्रिदेव में भी रखा गया था, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधि दी गई थी। मित्रों यदि कहा जाए तो छायावाद में ही त्रिवर्मा भी थे, जिनमें पहला नाम यदि कहा जाए मित्रों तो रामकुमार वर्मा थे। दूसरे यदि कहा जाए तो आपके भगवती शरण वर्मा थे। यदि तीसरे कहा जाए मित्रों तो आपके महादेवी वर्मा को कभी कभी ले लिया जाता है मित्रों। आपकी महादेवी वर्मा को ले लिया जाता है मित्रों। और कभी कभी भगवत को ले लिया जाता है। आइए अपने किताब पे चला जाए मित्रों। यदि मित्रों कहा जाए कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था तो तार सप्तक का प्रकाशन मित्रों 4 बार हुआ था। इसमें प्रथम तार सप्तक के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों। आइए तार सप्तक को बोर्ड पे आपको दिखाते हैं मित्रों। तार सप्तक का संपादन यदि कहा जाए मित्रों तो अज्ञेय जी ने किया था। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था। और यह मित्रों 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसमें 7 कवि हुआ करते थे। जी मित्रों, जिनमें 7 कवि
प्रत्येक सप्तक में 7 कवि होते थे और यदि कहा जाए मित्रों तो यह 4 सप्तक कुल निकाले गए थे। पहला तार सप्तक यदि कहा जाए मित्रों तो पहला तार सप्तक आपका 1943 ईस्वी में निकाला गया था। और यदि मित्रों इनके कवियों की ट्रिक कही जाए कि इनमें कौन से कवि थे, उन कवियों की ट्रिक कहा जाए मित्रों तो कवियों की ट्रिक थी मित्रों आमुने गिरा प्रभा से। जी मित्रों, आमुने गिरा प्रभा से। आमुने गिरा मित्रों, आमुने गिरा प्रभा से। इसी से मित्रों आपके 7 कवियों के नाम आ जाते थे। यदि दूसरा कहा जाए मित्रों, दूसरा आपका 8 वर्ष पश्चात 1951 में प्रकाशित हुआ मित्रों। और तीसरा कहा जाए मित्रों तो तीसरा आपका 8 वर्ष पश्चात 1959 में हुआ था। और चौथा कहा जाए मित्रों तो चौथा तार सप्तक 20 वर्ष पश्चात 1979 में प्रकाशित हुआ था। जी मित्रों, यदि कवियों की ट्रिक कही जाए मित्रों कि कवियों की ट्रिक कौन सी थी तो आपकी अगले वीडियो में कवियों की ट्रिक बता दी जाएगी। कवियों की ट्रिक जानने के लिए मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए मित्रों, और मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए मित्रों, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। जी मित्रों, यदि मित्रों ट्रिक कही जाए तो आपके के का कु 3 नीर। मित्रों किसकी है, किस तार सप्तक की है, यह जानने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।